Hello, everybody. My name is Pulkit, and I welcome you all to the Sports Prodigy by Pulkit Chaudhary. So, this is clip 7, and this clip is about a sports and nutrition part, where I will be teaching you about the concept of balanced diet and nutrition. But before starting this session, I would like to request you all, if you like the video, then please subscribe my channel and share this video with someone. So let's get started. So in today's session, the first thing we are going to cover is the concept of balanced diet and nutrition. Then how our food is digested by our body, process of metabolism, then different type of nutrients required by our body for quality living. So the first thing we are going to discuss is balanced diet. आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि बैलेंस डाइट मतलब जो डाइट है हमारी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है. उसमें जितने भी मैक्रोज माइक्रोज जो भी नेसेसिटी होती है वो हर पर्याप्त मात्रा में मतलब एडिक्वेट अमाउंट में डिवाइडेड है. अ कंप्लीट फूड अ डाइट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. और वी कैन से a diet which consists of all the essential food constituents like protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and water in a correct proportion is called a balanced diet. ठीक है, आपने देखा कि हमारे जितने भी मैक्रोज है, मैक्रोज मतलब क्या हो गए जो हमें ज़्यादातर क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, फैट्स हो गए. और हमारे माइक्रो क्या हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए. ये क्या है कि ये सब चीज़ें हमारी डाइट में अगर बैलेंस्ड है मतलब पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ इक्वल क्वांटिटी में नेसेसिटी जितनी भी हमारी बॉडी की है उसके हिसाब से डिवाइडेड है तो हमारी वो डाइट को बोलेंगे हम बैलेंस्ड डाइट. तो इन स्पोर्ट्स बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी टू ऑप्टिमाइजिंग एथलीट परफॉर्मेंस बाय ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी लेवल्स. क्या होता है कि एथलीट्स के कभी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई भी गेम हो रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो बैलेंस डाइट है इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है क्योंकि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. जहाँ फैट्स की बात करूँ तो फैट्स हमारे लॉन्गर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे एंड्योरेंस एक्टिविटी होती है तो हमारी सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड कराती है. और प्रोटीन हमारा मसल रिकवरी में हेल्प करता है. तो सपोर्टिंग रिकवरी मसल रिकवरी प्रोटीन का क्या काम है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. किस वे में कि हमारी जब भी ब्रेक डाउन होती है मसल्स तो उस टिश्यू को रिपेयर करने में हमारा प्रोटीन बहुत मेन रोल प्ले करता है. जो भी एथलीट्स रेगुलर वे में ट्रेनिंग में जाते हैं फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो उसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए. मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड बॉडी कंपोजिशन. अभी अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे जहाँ पे कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी डाइट एकदम बैलेंस्ड है जो भी हमारी खुद की पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो हमारा बॉडी वेट हमेशा नॉर्मल रहेगा, कभी भी ओवरवेट नहीं होगा या हम कभी भी अंडरवेट नहीं जाएंगे जो कि हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में हेल्पफुल रहेगा. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ. क्या होता है कि अगर हमारी बैलेंस डाइट रहती है तो जैसे प्रोटीन की अगर कभी कमी हुई तो हमारी मसल रिपेयर में डिले होगा कि हमारी मसल रिपेयर अच्छे से नहीं हो पाएगी. हमारे अगर कुछ मिनरल्स कम रह गए या वाइटामिन्स कम रह गए तो हमारे जॉइंट्स में इशू होने लगेगा. तो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा मेन रोल प्ले करती हैं कि हमारे जो चांसेस होता है ना इंजरी का उसमें भी हमारा डिले करती हैं, इंजरी से बचाती है बैलेंस डाइट. तो सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ की बात करूँ तो अगर कोई आदमी बैलेंस डाइट लेता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बैलेंस डाइट लेता है तो उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है कि सिर्फ इंजरी से ही नहीं बचाएगा वो हमें कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है कि जनरल वे में जो हमें हेल्थ मेंटेन करनी होती है जैसे हमारी हार्ट डिसीज़ से हमें दूर रखेगा, हमारे ब्लड प्रेशर एकदम मेंटेन रहा करेगा. जितनी भी ऐसी डिसीज़ेज होती हैं जो हमारे डाइट के वजह से डाइट की डिफिशियंसी से एक्सेस से हो जाती है वो हमारी प्रिवेंट करेगा. नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रिशन पे. न्यूट्रिशन क्या होता है, बैलेंस डाइट को समझने के लिए हमें न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना क्योंकि सारा पंगा ही उस चीज़ का है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन को समझते हैं. न्यूट्रिशन एक तरह की ऐसी साइंस है जो डील करती है किस चीज़ से कि हमारे न्यूट्रिएंट्स किस तरह से बॉडी में जा रहे हैं, किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं और किस तरह से वो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रही हैं. तो न्यूट्रिशन रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ फूड अफेक्ट्स द बॉडी, प्रोवाइड्स द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. The food we eat to stay strong and healthy,
फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन ईटिंग द राइट न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो फूड खा रहे हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। कि अच्छी डाइट होगी, अगर बैलेंस डाइट होगी वो अच्छे वे में अफेक्ट करेगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो वो नेगेटिव आउटपुट देगा डेफिनेटली, जिससे कि हमारे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनर्जी बहुत लो लगेगी, परफॉर्मेंस बिल्कुल डिले हो जाएगी, ख़राब परफॉर्मेंस आएगी। तो पूरा एक तरह से जो फंडा है एक बैलेंस डाइट का है हमारा, और हमारा स्लीप का है। ठीक है, स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और हमारा ट्रेनिंग का। कभी भी स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो हमारी बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है और स्लीप बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ट्रेनिंग भी। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिकवरी इतनी ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है। वो मैं आगे आपको जब पीरियडाइजेशन वगैरह ट्रेनिंग सेशन में आपको पढ़ाऊँगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी नॉर्मल आदमी के लिए किस तरह के न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। तो पहला आता है हमारा जो डिवीज़न हम करते हैं न्यूट्रिशन का, वो पहला करते हैं हम मैक्रोज और दूसरा करते हैं माइक्रोज में, जिन्हें कहते थे मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन। अभी मैंने फिर से बोला कि नाम पर जाओ, नाम से रिलेट करने की कोशिश करो। तो अभी फिर से हम अगर रिलेट करें तो क्या होता है, मैक्रो मतलब ज़्यादातर क्वांटिटी में नीडेड, माइक्रो मतलब छोटी क्वांटिटी में नीडेड। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। पहला हो गया प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और हमारे विटामिन और मिनरल्स, ये सब क्या हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस कि हाउ इज़ फूड डाइजेस्टेड एंड यूज्ड बाय आवर बॉडी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, कि किस तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और वो किस तरह से हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को फ्यूल अलाइव रखता है। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द केमिकल प्रोसेस योर बॉडी यूजेस टू ट्रांसफॉर्म द फूड यू ईट इनटू द फ्यूल दैट कीप्स यू अलाइव। तो एक तरह की ऐसी केमिकल प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी यूज़ करती है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसे, हमारे भोजन को पचा के उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी सस्टेन कर पाए। न्यूट्रिशन, और जिसे हम कहते हैं फूड भी, फूड से ही तो न्यूट्रिशन मिलता है हमें, ठीक है। फूड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। दीज सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। देन कैरीड टू द सेल्स वेयर दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। अभी एंजाइम्स ने हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर दिया अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में। अभी उस फ्यूल बना है हमारा, रेडी हुआ है, वो हमारे अलग अलग पार्ट्स में डिलीवर किया जाता है हमारे ब्लड के थ्रू। हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसे मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो न्यूट्रिशन को सप्लाई करने का जो सबसे मेजर रोल होता है वो किस चीज़ का होता है, ब्लड का। हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारा सारा न्यूट्रिशन, जब हमारा फूड पच के रेडी हो जाता है डिलीवर होने के लिए, वो हमारा ब्लड ही सप्लाई करता है, ब्लड ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्लड ही हमारा CO2 एक्सर्ट करने में हेल्प करता है, और ब्लड ही हमारा न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। योर बॉडी either uses these substances immediately or stores them in the liver, body fat and muscle tissue for the later use। अब डिपेंड करता है कि अगर हमारी बॉडी को इंस्टेंटली नीड होगी एनर्जी की, तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से हमारे एडजस्ट कर लेगी, एक इंस्टेंटली यूज़ कर लेगी। अगर उसे स्टोर करना होगा तो स्टोर किस फॉर्म में करता है, वो फैट के फॉर्म में। तो बॉडी का फैट बढ़ेगा और एज एन एनर्जी वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ताकि हम आगे चल के उसे यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग फूड डाइजेशन। अभी मैंने एक पिक्चर यहाँ पे अटैच की हुई है, आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा जूम कर देता हूँ, कि क्या क्या ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल एजुकेशन के, या नॉर्मली भी बहुत ज़रूरी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं हमारे जो इंगेज रहते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इस फिगर को ध्यान में रखना, आगे मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, इस फिगर को ध्यान में रखना और कोरिलेट करने की कोशिश क्या करो हमेशा।
थ्योरी को प्रैक्टिकली कोरिलेट करने की कोशिश क्या करो, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं फिर उस तरह से। तो पहला आता है हमारा माउथ। आप देख रहे होगे सबसे पहले हम खाना मुंह में डालते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ वेयर द फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद द सलाइवा। अब आपने ये देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से एक लार सी बनने लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं सलाइवा। तो सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स लाइक एमाइलेज दैट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। वंस स्वेलोड फूड मूव्स डाउन द ईसोफेगस वाया पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अभी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं पेट की, जीआई ट्रैक्ट की, वो एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, उसके थ्रू हमारा खाना जो है ईसोफेगस के थ्रू पेट तक पहुंचता है। अभी आपको ईसोफेगस की और बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं आपको फिर से इस पेज पे ले आता हूँ, आप डायग्राम की तरफ देखना। अभी एक कॉन्सेप्ट होता है फेरिंग्स का, PHARYNX, ठीक है, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, LARYNX, और साथ में हमारा आता है एक ट्रैकिया, TRACHEA। अभी ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप भी, विंड पाइप, ठीक है, याद रखना ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। और हमारा फेरिंग्स क्या होता है, हमारा फेरिंग्स एक तरह की ऐसी ट्यूब होती है जो हमारे कनेक्ट करती है माउथ को, ठीक है, और नेजल पैसेज को हमारे किसके साथ, विंड पाइप के साथ, और साथ साथ हमारी ईसोफेगस के साथ भी इसे कनेक्ट करती है। और हमारा ईसोफेगस क्या है, हमारी एक तरह की ऐसी ट्यूब जो हमारे भोजन को पेट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। तो याद रखना जो हमारा विंड पाइप है, फेरिंग्स किस चीज़ से कनेक्टेड है, विंड पाइप से एंड फूड पाइप से। फूड पाइप क्या हमारा ईसोफेगस है, मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ESOPHAGUS, फूड पाइप, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है और ईसोफेगस जो है वो है फूड पाइप। हमारा जो फेरिंग्स है ट्रैकिया और ईसोफेगस से कनेक्टेड है। हमारा ट्रैकिया विंड पाइप की तरह एक्ट करता है और हमारा भोजन जो जाता है ईसोफेगस के थ्रू फूड पाइप जो है हमारा पेट तक पहुंच पाता है। अभी हम फिर से आगे आते हैं पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारा स्टमक। जब स्टमक में फूड एंटर कर जाता है तो वहाँ पे कई सारे, मैंने आपको बताया था, कई सारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसके साथ मिक्स करके हमारा फूड और ज़्यादा ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर बचा कुचा कुछ पार्ट, जैसे स्टमक में हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पर कुछ पार्ट जो बच जाता है वो फिर से आगे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी देखो यहाँ पे लिखा है द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम बोलते हैं चाइम, जो हमारा पेट से बचा हुआ खाना हल्का फुल्का पेस्ट बन के नीचे की तरफ आया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे हम बोलते हैं चाइम। तो चाइम मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द फर्दर डाइजेशन अकर्स। जितना भी बचा कुचा डाइजेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे अकर करता है। तो द पेनक्रियास रिलीजेस एंजाइम्स लाइपेज, प्रोटीज एंड एमाइलेज into the small intestine to break down the fats, protein and carbohydrates respectively। तो जितना भी हमारा फूड है इन एंजाइम्स की हेल्प से वो भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है। तो द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। हमारा जो बाइल जूस होता है जो हमारा प्रोड्यूस करता है कौन सा ऑर्गन, लिवर, तो वो हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, किसे, एब्जॉर्व करने में फैट की, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, कि किस तरह से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करता है फूड और कहाँ पर होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे क्या हो गए, शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, यही सब मैक्रो एंड माइक्रोज आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू दी वॉल्स ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाकी की डाइजेशन प्रोसेस हुई थी और वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। इन दी ब्लड स्ट्रीम, मैंने आपको बताया कि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ये ब्लड ही हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ब्लड ही हमारा CO2 लेकर आता है जो कि लंग्स में जाके फिर से प्यूरिफाई होता है और फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं विलीज एंड माइक्रोविलीज इन द इंटेस्टाइन इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में। रिमेनिंग मटेरियल जैसे फाइबर हो गया, वाटर हो गया, पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ का जो एरिया है वो है कॉलोन। एक मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा दूंगा। तो उस एरिया में जाके वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड हियर
एंड द रिमेनिंग वेस्ट फॉर्म्स फीसेस। जैसे हमारा रिमेनिंग फाइबर हो गया, वाटर हो गया, वो तो कॉलन में जाके एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी का जो भी पेस्ट बच के वेस्ट एज अ वेस्ट जिसे हम बोलते हैं फीसेस, वो एलिमिनेट प्रोसेस में आके जुड़ जाता है। वो एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी फीसेस मतलब एलिमिनेटेड मटेरियल है, जो भी यूज़फुल नहीं है, जो हमारी बॉडी ने एंड तक एक्सक्रीट करने की कोशिश की है, तो आर स्टोर्ड इन द रेक्टम and eliminated through the anus during the defecation. Utilization. Once in the bloodstream, nutrients are transported to the cells throughout the body. अब जैसे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स गए हमारी बॉडी में अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग सेल्स में, तो दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर एंड टिश्यू। ब्लड ने अपना काम कर दिया, ब्लड ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट किए हमारे पेट के डाइजेशन प्रोसेस के बाद अलग अलग पार्ट्स में भेज दिए। अब जहाँ पे भी अगर हमारी इंजरी होगी तो हमारा वहाँ जाके वो एक्ट करेगा, प्रोटीन मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, अलग अलग सेल्स को वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से हमारा जो है न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन होता है। अभी मैक्रोस को अगर मैं फिर से आपको बताऊं थोड़े ब्रीफली, तो हम कह सकते हैं मैक्रो को मैक्रो न्यूट्रिशन भी, जो कि हमारे याद रखना हमेशा प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीन को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स जो ज़्यादातर क्वांटिटी में हमें नीडेड होते हैं, और हमारी जो भी मसल बिल्डिंग है, रिपेयरिंग है, ग्रोथ है, ये सब इन्हीं पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो पे नहीं होती, वो भी बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, पर इन पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होती है, तभी तो इन्हें मैक्रोज बोला जाता है। तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स दैट नीडेड और नीड टू बी कंज्यूम्ड फ्रॉम आउटसाइड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस दैम ऑन इट्स ऑन। हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स हो गए, या आप एनिमल भी, जैसे काफ़ी लोग मीट खाना, चिकन खाना प्रेफर करते हैं, अलग अलग एनिमल्स के थ्रू प्रोटीन कंजप्शन करने की वो कोशिश करते हैं। तो प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज भी होती हैं, एनिमल बेस्ड रिसोर्सेज भी होती हैं इन चीज़ों को पूर्ति करने के लिए। तो दीज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट एंड बॉडीज वेरियस मेटाबॉलिक सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर चीज़ में, बॉडी की ग्रोथ में, मेटाबॉलिक सिस्टम अगर कोई भी वर्क कर रही है तो मैक्रो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको पता ही है। दी विटामिन, मिनरल्स मैक्रो नहीं होते, ये माइक्रो होते हैं। सॉरी कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉन्सेप्ट था उसमें आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये शुगर भी बोलते हैं हमें, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोवाइड 4 कैलोरीज पर ग्राम। कभी भी डाइट के बारे में पढ़े रहे होंगे, न्यूट्रिशन के बारे में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं वो हमारी 4 कैलोरीज देती हैं, ठीक है, 4 कैलोरीज पर ग्राम। और हमारा जो फैट देता है वो 9 कैलोरीज पर ग्राम देता है, और हमारी जो प्रोटीन देता है वो भी हमारा 4 कैलोरीज पर ग्राम देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन तो 4 कैलोरीज पर ग्राम दे रहे हैं, और हमारा जो फैट है वो कितनी दे रहा है, 9 कैलोरीज पर ग्राम। तो आगे कभी भी डाइट चार्ट आप बनाओगे, किसी के लिए डाइट चार्ट प्रिपेयर करोगे खुद के लिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस पे एनहेंसमेंट आए, बैलेंस डाइट बनाओगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। उसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप जुड़े रहना मेरे साथ। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन प्लांट फूड्स। प्लांट फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे पहला क्या हो गया, मोनोसेक्राइड्स, देन आ गया डायसेक्राइड्स, देन आ गया पॉलीसेक्राइड्स। अभी नाम से ही कनेक्ट करना हमेशा। मोनोसेक्राइड्स मीन्स, मोनो मीन्स एक, डाया मीन्स 2, पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है। अभी मोनोसेक्राइड्स मीन्स जहाँ पे सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर कनेक्टेड है, किसके जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड ग्लैक्टोज हो गया, ठीक है। डायसेक्राइड्स क्या हो गए, जहाँ पे डाय मीन्स 2, व्हेन 2 मोनोसेक्राइड्स आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे मेल्टोज,
मेल्टोज किस चीज़ से मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। सुक्रोज हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अभी पॉलीसेक्राइड्स से क्या समझते हैं आप? काफ़ी सारे बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं आपस में। more than two units of monosaccharides join together. These are starches, fiber, cellulose. तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाती हैं। लेकिन जैसे ये स्टार्चेस और ये फाइबर वगैरह किस चीज़ में ज़्यादातर पाई जाती हैं? ग्रेन्स हो गई, सीरियल्स हो गई, राइस हो गए, ओट्स हो गए, पोटैटोज़ हो गए, ब्रेड हो गई। तो कौन ये सब चीज़ों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अभी मैक्रोज में अगर बात करूँ तो प्रोटीन की, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन बिसाइड्स कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन molecule have a complex structure and are made up of nitrogen containing amino acids। मैंने बताया अमीनो एसिड्स की चेन से मिलके प्रोटीन बना होता है। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर इन चेन्स टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी। अभी सिर्फ एक तरह का प्रोटीन नहीं होता हमारी बॉडी में, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। From hairs to nails, muscles to skin, organ to blood, hormones to enzymes, protein is a major structural and functional component of our body। जो भी ज़्यादातर हमारी फंक्शनिंग हो रही है बॉडी में, वो ज़्यादातर हमारी रिपेयरिंग और फंक्शनिंग का काम क्या करता है? कौन संभालता है? प्रोटीन। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देयर आर अराउंड 20 अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर इन अ वेरिंग सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। अलग अलग तरह से अलग अलग सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं अमीनो एसिड अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए। तो उसमें 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडी, और हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमें ज़्यादातर बाहर से ही लेने पड़ते हैं। एसेंशियल मतलब ज़रूरत बाहर से पड़ती है। These have to be supplied in the diet. Other are non-essential amino acids as these can be synthesized in the body। ये हमारी बॉडी खुद बिल्डअप कर सकती है, तो इनकी ज़रूरत हमें बाहर से कंज्यूम करने की ज़्यादा नहीं पड़ती है। अभी मैक्रोस में आते हैं प्रोटीन्स की इसी बात पे कि इसेंशियल जो हमारे 9 हैं और बाकी जो हमारे 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, मतलब अमीनो एसिड्स, तो उनके ये नाम दिए हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इन चीज़ों को लर्न कर लेना। देन मैक्रोस में लास्ट आता है हमारा फैट्स। फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहने को फैट्स ऐसा लगता है कि फैट्स तो सिर्फ मोटापा आ जाएगा, फैट्स कंज्यूम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाएगी। ऑब्वियसली फैट डिनोट करता है इस चीज़ को कि चर्बी आना, मोटापे को, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमारी सस्टेन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो लिपिड्स, जिन्हें फैट्स भी बोलते हैं, या फैट्स मतलब लिपिड्स इंटरचेंजली भी यूज़ कर सकते हैं। और डाइटरी फैट्स इज़ अ ब्रॉडर टर्म यूज्ड फॉर बोथ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स आर बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। It is the presence of different type of fatty acids which make them liquid or solid। different type of fatty acids पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड रहेंगे उस टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर पे, या सॉलिड। तो फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों को याद रखना। जो हमारा फैट का डिवीज़न है वो किस में किया गया है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द केमिकल स्ट्रक्चर। कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है फैटी एसिड्स का, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उस पर डिपेंड करता है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? कंटेन्स नो डबल बॉन्ड्स, कि नो डबल बॉन्ड्स, कि कोई भी डबल बॉन्ड्स नहीं होगा वहाँ पे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आता है फिर एक, जहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आता है जहाँ पे कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक में तो बिल्कुल डबल बॉन्ड नहीं है, और एक में एक डबल बॉन्ड है, और एक में मोर देन 1 डबल बॉन्ड है। तो व्हेन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज हायर, द फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। When the percentage of unsaturated fatty acids is higher, then the lipid means fat is liquid at room temperature is called as oil, जिसे हम तेल भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोज, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिशंस, जो हमारे कम क्वांटिटीज़ में नीडेड होते हैं। तो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स।
तो the plant-based nutrients which are required in very small quantities and are mainly responsible for repairing damaged cells and tissues and prevention of very infectious diseases by fighting against the disease causing pathogens including bacteria, virus and fungi, etc. Micronutrients include calcium, vitamins, minerals, and so on. So, the excessive consumption or deficiency of both of the micro and macronutrients have a negative impact on the health. ये तो बहुत कॉमन सी बात है जब हमने बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हम कोई भी डाइट या कोई भी न्यूट्रिएंट्स मैक्रो या माइक्रो एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो भी हमारा घाटा है, तो भी कुछ ना कुछ डिसीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं. अगर कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो भी किसी चीज़ की डिफिशियंसी की कमी से कुछ डिसीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं. तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have an balanced diet which includes an equal and required quantity of both macro and micros. अब देखो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है. हर कोई किसी पर्सन की आपके बराबर रिक्वायरमेंट हो मैक्रोस की एंड मैक्रोस की ज़रूरी नहीं है. तो इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाने के लिए मैं आपको जब भी डाइट चार्ट बनवाऊँगा तो वहाँ पे मैं एक ये सब कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, जहाँ पे कि आप अपनी खुद की बॉडी की रिक्वायरमेंट पता कर पाओगे कि आपको मैक्रोज कितनी क्वांटिटी में नीडेड है और माइक्रोज कितनी क्वांटिटी में नीडेड है. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है वो. तो माइक्रोज विटामिन्स की अगर मैं बात करूं, विटामिन्स आर दी केमिकल विच आवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू फंक्शन प्रॉपरली. कम अमाउंट में ज़रूरत होती है बॉडी को पर ज़रूरी होते हैं. मैनी ऑफ दी विटामिन्स बी दैट हेल्प्स द बॉडी टू यूज़ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स. काफ़ी सारे विटामिन बी के टाइप्स होते हैं जो हमारे प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम एंड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. तो पहला आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इंक्लूड्स ऑल दी विटामिन्स बी एंड विटामिन सी. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन्स जो हमारे पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं और हमारी बॉडी उन्हें होल्ड नहीं कर पाती है, तो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं वो. ठीक है. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी as its excess gets excrete through the urine. Therefore, these vitamins need to be consumed constantly. Then आता है हमारा फैट soluble vitamins जो हमारे फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं. उन vitamins को हम बोलते हैं विटामिन फैट soluble vitamins. तो जैसे A, D, E, K, तो ये 4 तरह के vitamins ऐसे हैं जो हमारे फैट soluble होते हैं. याद रखना, इनके अलावा A, D, E के अलावा जितने भी विटामिन्स हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं जिन्हें हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि वो एक्सक्रीट इजीली हो जाते हैं यूरिन के थ्रू. फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स एंड एज द नेम सजेस्ट्स दीज विटामिन रिक्वायर फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब्ड. अभी ये जो विटामिन्स हैं फैट में ही एब्जॉर्प्शन इनका ज़्यादा होता है, तो उसके लिए फ़ैट की रिक्वायरमेंट भी होती है. तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी सेल्स एंड आर नॉट पास्ड आउट ऑफ द बॉडी एज इजली एज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या थे, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जा रहे थे, पर फैट सोल्यूबल का क्या है, ये इतने इजीली एक्सक्रीट नहीं हो. सो द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स इंक्लूड पोटैटो, कैरेट्स, पम्पकिन और विटामिन डी, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए सारे. विटामिन ई क्या हो गए, फोर्टिफाइड सीरियल्स हो गई, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो गई, सीड्स नट्स हो गए. विटामिन के टू बी फाउंडेड इन डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीट ग्रीन. आप एक स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को सेव कर लेना ताकि आप याद कर पाओ. So few sources of water soluble vitamins can be vitamin B1 जिसे हम thiamine भी बोलते हैं, to be found in pork chops, ham, enriched grains and seeds. तो ये सब हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इन सब का. ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं. विटामिन B1 का thiamine हो गया, ये विटामिन B3 niacin हो गया, ये विटामिन B7 बायोटिन हो गया,
विटामिन B9, फॉलिक एसिड हो गया, इन सब चीज़ों को याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिफिक नेम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। विटामिन C मतलब जितने भी सिट्रिक जूसेस हैं या जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं, उन सब में विटामिन C आपको मिलना ही मिलना है। अब अगर मैं बात करूं तो डिफिशियंसी डिसीज़ की, तो टर्म पे ही ध्यान देना। डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम विटामिन डिफिशियंसी की कमी से जो भी हमें डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो डिफिशियंसी डिसीजेज आर द डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली विटामिन्स एंड मिनरल्स इन वंस डाइट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। कि किसी सर्टेन प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपकी डाइट गड़बड़ है, जिसमें कि आपके विटामिन्स मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, तो उसके कारण उसके चलते हमारे कुछ डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो द बॉडी रिक्वायर्स मैनी डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमें पता है, दैट आर क्रूशियल फॉर आवर बोथ बॉडी एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेज। These vitamins and minerals are often referred to as micronutrients, are not produced naturally in the body, so you have to get them from the outside or diet. A nutritional deficiency occurs when the body doesn't absorb or get from food the necessary amount of a nutrient. कब होती है हमें डिफिशियंसी? कि हमारी बॉडी या तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या हमें फूड से वो न्यूट्रिएंट पर्टिकुलरली मिल ही नहीं रहा है। तो deficiency can lead to a variety of health problems. These can include digestion problem, skin disorders, stunted and defective bone growth, and even dementia. The amount of each nutrient you should consume depend upon your age. और आपका जो भी डाइट चार्ट बनाएंगे तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो, आपकी एज क्या है, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के स्किल सेट आप परफॉर्म करते हो, उस पर डिपेंड करता है आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी रखनी है। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक लिस्ट दी हुई है विटामिन डिफिशियंसी के कारण क्या क्या डिसीज़ हो सकती हैं। जैसे विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी बोलते हैं, उससे बेरी हो सकता है। विटामिन B2 से ग्लोसिटिस हो सकता है। विटामिन B3 से प्लेग्रा हो सकता है। विटामिन B6 से एनीमिया हो सकता है। ऐसे ही बाकी सारे विटामिन्स मैंने नीचे तक मेंशन किए हुए हैं। आप इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर याद कर लेना, एग्ज़ाम पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो हाउ वी कैन प्रिवेंट डिफिशियंसी, कि हमारी डाइट में जो भी कमी आ रही है वो किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो ईटिंग सिंपल होलसम फूड सच एज ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस, जो भी हमारी डाइट है, मैक्रो एंड माइक्रोज को, बहुत बेसिक फंडा है, मैक्रो एंड माइक्रोज को कैलकुलेट करके कि आपकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को बैलेंस्ड वे में कंज्यूम करना, आप डिफिशियंसी से बच सकते हो। और प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग और अंडर कुक्ड फूड लूज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि या तो ज़्यादा कुकिंग से या कम कुकिंग से न्यूट्रिशनल वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। तो उस चीज़ का भी, कुकिंग मेथड का भी बहुत ध्यान रखना है। तो कीपिंग कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो डिस्ट्रॉयज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि आप जब भी फूड को चॉप कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो वो जस्ट पहले करें जब आप फूड प्रिपेयर करने जा रहे हो। उसे पहले ही प्रिजर्व करके रख दोगे चॉप करके, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। हमारी स्प्राउट्स जो होती है, जिस तरह से स्प्राउटिंग करने का वे होता है, हमारी वैल्यू जो है फूड की बढ़ा देता है। सो थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।